हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हमने लास्ट टाइम कांस्टेबल जो कि 19 अगस्त 2017 का पेपर था उसका सॉल्यूशन किया था। उसके 12 क्वेश्चनों का अभी हम सॉल्यूशन कर चुके हैं ना। तो अब उसके आगे हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या रहेगा इन क्वेश्चनों का और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य की वॉशिंग मशीन को 15% और 5%, 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये परिवहन पर खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। फिर यहाँ पर दिया है कि वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है, तो छूट क्या होती है, डिस्काउंट क्या होती है। फिर अगर हम बात करें एक व्यापारी 48 रुपये के अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य क्या होता है उसकी भी हम बात करते हैं। तो जितनी टर्मिनोलॉजी इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुई है, अगर हम एक बार सीख लेंगे तो इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा या इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किसी भी क्वेश्चन में होगा तो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका टर्म है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य की अगर हम बात करें कि अंकित मूल्य क्या होता है, तो इसको एमआरपी बोलते हैं, मार्क प्राइस, एमआरपी कहलाता है ये, ठीक है। या ये लिस्ट प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, ठीक है, एमआरपी कहलाता है ये। आपने देखा होगा जब आप कहीं कुछ वस्तु खरीदते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, तो अगर मान के चलिए आपने एक पेस्ट लिया, टूथपेस्ट लिया, उस टूथपेस्ट पे सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपकी जेब में कुछ पैसे कम ज़्यादा जो भी बात है, आप चाह रहे हैं कि आपके बजट के अंदर कोई चीज़ आए, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हम देखते हैं कि भाई इसकी कीमत क्या है। तो कीमत कहाँ लिखी रहती है, तो आप उसका डिब्बे देखेंगे, उसका बॉक्स देखेंगे, तो उस बॉक्स पर एक कीमत लिखी रहती है। जैसे सपोज चलिए 50 रुपये लिखा है, 100 रुपये लिखा है, 110 रुपये लिखा है, तो जो डब्बे पे कीमत लिखी रहती है वो कीमत क्या कहलाती है, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस या अंकित मूल्य। यानी कि उस पर लिखा हुआ मूल्य क्या होता है, अंकित, मतलब उस पर छपा है मतलब अंकित है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंकित मूल्य। ये तो बात हो गई अंकित मूल्य की। अब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी मॉल में जाते हैं, बड़ी दुकान पर जाते हैं, तो वो कुछ आपको लालच देते हैं कि आप चीज़ों को ज़्यादा खरीदें। लालच देने का मतलब क्या है कि भाई 100 रुपये की चीज़ है, 10% का डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंट मतलब क्या है, छूट, जो कि यहाँ पर लिखा है क्रमिक छूटों पर, या इसको हम हिंदी में बट्टा भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये तो लिखा है एक छूट, या फिर इसको क्या कहलाता है, ये बट्टा कहलाता है, या फिर अगर हम बात करें इंग्लिश में तो ये कहलाता है डिस्काउंट। तो आपके सामने अगर डिस्काउंट लिखा भी आए तो आपको पता रहना चाहिए डिस्काउंट मीन्स क्या है। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, पहली बात करें तो मार्क प्राइस पर, क्योंकि कभी भी डिस्काउंट क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर नहीं देंगे। जो डिस्काउंट हमेशा कब किस पर दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर मार्क प्राइस पर, यानी कि जो अंकित मूल्य होता है उस पर हम क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हमने आपको बोला एक एग्जाम्पल के माध्यम पर कि आप एक मॉल में गए और 100 रुपये की वस्तु है और वहाँ आपको 10% का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब जो अंकित मूल्य है, जो एमआरपी है, ये एमआरपी लिखा हुआ है वस्तु के ऊपर, ये मार्क प्राइस लिखा हुआ है। अब 10 रुपये का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि 100 रुपये का आप 10% निकालेंगे। तो आप जानते हैं 100 का 10% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 10 रुपये के बराबर होता है। यानी कि वो 10 रुपये का आपको डिस्काउंट यानी कि छूट यानी कि बट्टा दे रहा है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ आपको कितने की मिलेगी, तो 10 माइनस कर देगा वो 100 में से और आपको कितने की देगा, 90 रुपये की। तो ये कहलाता है डिस्काउंट, बट्टा या छूट। और ये हमेशा किस पर दिया जाता है, तो आपको पता चल गया ये हमेशा अंकित मूल्य पर यानी कि मार्क प्राइस पर यानी कि लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है। 3 टर्मिनोलॉजी होती है, वो तीनों टर्मिनोलॉजी जानी हमने। डिस्काउंट क्या होता है हमने उसके बारे में जाना, ठीक। अब क्या बात हो रही है, यहाँ बोले यदि वह परिवहन पर 124 रुपये खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है, तो मशीन का आपको विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए, विक्रय मूल्य से पहले हमें जानना होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, क्योंकि यदि लाभ और हानि की गणना की बात करें हम, तो वो हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। तो अब हम जानते हैं कि क्रय मूल्य होता क्या है। तो देखिए, क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो कीमत उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो कीमत उस वस्तु का क्या कहलाती है,
क्रय मूल्य कहलाती है। जैसे आप मार्केट में गए, 50 रुपये में आप एक पेन लेकर आए, तो आपने 50 रुपये उस पेन को खरीदने के लिए दिए, तो ये 50 रुपये उस पेन का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि विक्रय मूल्य क्या होता है, तो अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें, आप पेन लेकर घर की तरफ आ ही रहे थे, तो आपको रास्ते में आपका एक फ्रेंड मिला। उस फ्रेंड ने आपसे कहा भाई पेन तो अच्छा लग रहा है, कितने का लाए हो? तो आपने कहा कि क्यों हम 50 बताएं, थोड़ा सा हम भी कमा लें। तो आपने क्या किया, आपने 50 रुपए के पेन को उसको 60 रुपए का बता दिया। कितने का बता दिया? 60 रुपए का। तो आपसे उसने, आपके दोस्त ने वो पेन ले लिया। पेन ले लिया, आपने कितने का बेच दिया? तो आपने कहा 60 रुपए का बेच दिया। तो अब आप बताइए, आप जो पेन 50 रुपए का लाए थे, आपने उसको 60 में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए मिले उस पेन के? तो आप कहेंगे 60 रुपए। तो जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, मतलब जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, वो कीमत उस वस्तु का क्या कहलाती है? विक्रय मूल्य। तो हम इस प्रकार कहेंगे कि आपने पेन 60 रुपए में बेचा, तो 60 रुपए क्या है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि लाभ क्या होता है। तो देखिए, लाभ एक लालच है और उसके अलावा कुछ नहीं है। जब व्यक्ति की लालच बढ़ी तब उसे लाभ का बोध हुआ। मतलब अगर ये चाहता, जो लड़का पेन 50 रुपए का लेकर आया था, अगर 50 में ही अपने दोस्त को दे देता तो कोई फायदा होता? उसको नहीं होता। लेकिन उसके दिमाग में एक लालच आई कि हम भाई हम गए, हम वहां से जाके पेन लाए, कुछ इसका हमें हर्जाना मिल जाए, कुछ हमें इसके प्रॉफिट में मिल जाए। तो उसने लालच आई उसके दिमाग में, तो उसने 60 का बेचा। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही कि लाभ क्या है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो। जब विक्रय मूल्य क्या हो आपका, यानी कि जिस कीमत पर आपने वस्तु को बेचा वो किससे ज्यादा हो? क्रय मूल्य से ज्यादा हो। विक्रय मूल्य क्या हो? क्रय मूल्य से ज्यादा हो। तो उस केस में क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है, आप कहेंगे विक्रय मूल्य में से किसको माइनस कर दीजिए? क्रय मूल्य को, क्योंकि आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है। ये हो गया लाभ। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप चाहते हैं कि आपका दोस्त, मान के चलिए आपको पता है गरीब परिवार से बिलोंग करता है, और अगर आप वो पेन जो है 50 रुपए का लेकर आए थे, जो दोस्त आपको रास्ते में मिला, उसको नीड है पेन की, वो पढ़ता अच्छा है, आपको पता है पढ़ने में होशियार, ये इतने पैसे नहीं दे पाएगा। आपने कहा भाई मैं तो 50 का लाया, तू 10-40 रुपए दे दे। ठीक है। तो अब आप देखिए, जो पेन आप पहले 60 का बेच रहे थे दूसरे दोस्त को, आपने एक अच्छा भाव प्रकट किया अपने दोस्त के लिए जो गरीब था, और आपने उस पेन को कितने में बेच दिया? अब या दूसरे दोस्त को मान लीजिए कि दूसरे दोस्त को कितने में बेच दिया? 40 रुपए में बेच दिया। तो आप बताइए, आप 50 रुपए का लेकर आए थे, 40 में बेच दिया, तो ये 40 रुपए भी क्या है? विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ बात किस चीज की होती है? यहाँ बात होती है हानि की। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हानि क्या होती है। तो हानि क्या होती है? जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, मतलब जिस कीमत पर आप वस्तु को खरीद रहे हैं उससे कम कीमत पर यदि आप वस्तु को बेच देते हैं, तो आपको क्या होगी? हानि होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब आपका क्रय मूल्य, यानी कि क्रय करने वाला मूल्य विक्रय मूल्य से कैसा होगा? ज्यादा होगा, तब क्या होती है? हमें हानि होती है। तो हानि कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे सर हानि निकालने का तरीका है, आप क्या चीज ज्यादा है यहाँ पर? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से किसको माइनस कर दीजिए? तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? हानि आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक टर्म होता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब हमने लाभ समझ लिया, हमने हानि को समझ लिया। अब बात आ रही है कि लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है। तो जो लाभ हमें पहले रुपए में हो रहा था, अगर हम चाह रहे हैं कि उसकी गणना हम परसेंटेज के माध्यम से करें, तो इसको ही हम लाभ प्रतिशत बोलते हैं। या जो हानि हमें पहले रुपए में हो रही थी 10 रुपए की, अब आप देखिए यहाँ पर हानि और लाभ और थोड़ा सा देख लें कि 60 वाली चीज को आपने 50 में बेचा, मतलब 50 वाली चीज को आपने 60 में बेचा, तो अब आप देखिए आपको कितने का लाभ हुआ था यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर 10 रुपए का। और आपने 50 वाली चीज को 40 में बेचा, तो हानि कितने की हुई आपको? तो आप कहेंगे सर 10 रुपए की। ये तो हमारी लाभ और हानि रुपए में निकली है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो रुपए में लाभ और हानि निकली है उसका प्रतिशत रूप क्या होगा, मतलब परसेंटेज में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या परसेंटेज में कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और इनटू क्या कर देंगे 100। देखिए लाभ हुआ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा।
इंटू 100 मतलब परसेंट में बदलने के लिए। अब चलिए देख लेते हैं कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ था। तो आप कहेंगे सर 10 रुपए का लाभ हुआ था। किस पर हुआ था? तो आप कहेंगे सर 50 रुपए पर हुआ था, क्योंकि क्रय मूल्य 50 था। इंटू क्या कर देंगे 100। 50 से कितने बार कट जाएगा? 2 बार। तो 2 का गुणा 10 से, तो आप कहेंगे 20% का क्या हुआ? लाभ। ऊपर एरो जो बनाया है इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब अगर हम हानि प्रतिशत की बात करें, अब हम यदि किसकी बात करें कि हानि प्रतिशत क्या होती है, तो आप कहेंगे सर हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू क्या होगा? तो आप कहेंगे 100। मतलब कितने रुपए की हानि हुई और किस पर हुई? तो क्रय मूल्य पर होती है। तो लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होती है, गणना उनकी क्रय मूल्य पर की जाती है। तो हानि आपको 10 रुपए की हुई, किस पर हुई? 50 पर। इंटू क्या कर देंगे? 100। 50 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 10 दूनी 20। तो 20% की क्या हुई? हानि हुई। 20% का लाभ हुआ एक केस में, और दूसरे केस में 20% की हानि हुई। देखिए अब यहाँ पर काम की चीज क्या है, उस चीज को आप समझें, बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि आपको कहीं फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सारी चीजें रेशियो से करेंगे। देखिए लाभ की गणना आपने किस पर की? तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर। हानि की गणना आपने किस पर की? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर। अब आप बताइए क्रय मूल्य कहाँ पर है? अगर हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बात करें तो आप देखिए लाभ ऊपर है और नीचे क्या है? तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अंश होगा, अगर आपको लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में दिया है तो जो अंश होगा वो लाभ होगा, और जो नीचे दिया है तो ये हर कहलाता है। तो यदि लाभ प्रतिशत आपको दिया है, जब आप उसका फ्रैक्शनल यानी कि भिन्नात्मक रूप लिखेंगे तो जो हर होगा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा लाभ प्रतिशत के केस में। यदि हानि प्रतिशत की बात करें तो हम कहेंगे भाई हानि बटे क्या होता है? तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य, और इंटू में क्या होता है? तो आप कहेंगे 100। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो जो अंश होगा वो किस चीज का काम करेगा? तो आप कहेंगे हानि का, और जो हर होगा वो किस चीज का काम करेंगे? क्रय मूल्य का। किसका काम करेगा? क्रय मूल्य का। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई कि दोनों ही केस में जो हर होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। अब देखिए इससे एक चीज समझ लें, अभी जो हमारा क्वेश्चन है हो सकता है इसमें ये लॉजिक ना लगे, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपका ये लॉजिक जरूर लगेगा। जैसे हमने बोला कि आपने किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। किस पर बेचा? 20% के लाभ पर बेचा, और आप इस 20% को क्या करेंगे? जब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि परसेंट का साइन हटाकर 100 लगाएंगे और 1/5 लिखेंगे सबसे पहले। तो ये जो 5 होगा, ये 5 इसमें क्या होगा? इतनी चीज याद रखिए बस, ये क्रय मूल्य और ये क्या होगा? लाभ। इसका हम इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना? इसका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं करेंगे, तो इस चीज को समझ लीजिए। क्लियर होगी बात? चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जितनी टर्मिनोलॉजी थी वो हमने समझ ली। एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% के क्रमिक छूटों पर खरीदता है। तो देखिए 4800 की वस्तु पर पहला 15% का डिस्काउंट, मतलब आप 4800 का 15% निकालकर उसमें से माइनस करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। यदि कोई चीज अपने आप में 100% है और आप क्या कर रहे हैं? उसका 15% निकाल के उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो वो कितनी रह जाएगी? तो आप कहेंगे सर 85% रह जाएगी। तो डायरेक्ट आप ये करिए कि 15% का डिस्काउंट देने के बाद ये कितने की बचेगी? तो आप कहेंगे सर 85% की। अब देखिए एक डिस्काउंट दिया, अब जो कीमत आई है इस पर फिर से डिस्काउंट दिया गया, तो आप कहेंगे कितने का? तो क्वेश्चन में लिखा है 5% का। अब ये चीज जो बची हुई है वो अपने आप में 100% है, यानी कि जो कीमत ये बची हुई है अपने आप में 100% है। तो अब आप क्या करेंगे? इसका 5% निकालकर इसमें से माइनस करेंगे। अगर कोई चीज अपने आप में 100% है और आप उसका 5% निकालकर उसमें से माइनस करते हैं तो वो कितनी रह जाएगी? 95%। तो डायरेक्ट आप इसका क्या निकालिए? 95%। तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनली 2 डिस्काउंट देने के बाद ये कितने की बची? 2 डिस्काउंट देने के बाद ये कितने की बची? ये आ गई आपकी क्या? अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद कीमत, यानी कि आप कितने रुपए की इसको खरीदा। फिर आपने क्या किया? 124 रुपए परिवहन पर खर्च किया। परिवहन का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं, उसकी कीमत 10,000 रुपए है। अब 10,000 पर एक डिस्काउंट दिया गया 15% का, तो वो आपको 8500 की पड़ेगी। फिर 8500 का आप 95% निकालेंगे, वो समथिंग कुछ भी आएगा आपका। फिर आप उसमें क्या कर रहे हैं? उस फ्रिज की ढुलाई को या वॉशिंग मशीन की ढुलाई को घर तक लाने में गाड़ी का खर्चा तो दोगे कि नहीं? तो वो गाड़ी का जो परिवहन का खर्चा है वो कितना लग रहा है? 124 रुपए का। अब आप क्या करोगे? इसमें 124 रुपए जोड़ दोगे, तो ये फाइनल जो कीमत आएगी ये आपका क्रय मूल्य बनेगा कि आपने कितने रुपए का वॉशिंग मशीन खरीदा। तो ये चीज क्या हो गई? क्रय मूल्य हो गई। ठीक है, ये चीज क्या हो गई? क्रय मूल्य हो गया।
चलिए तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4800 इंटू 85% का साइन हटाएंगे, बटे में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 100 आ जाएगा, इंटू 95% का साइन हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। प्लस में कितना है, 124 था, वाई मिस्टेक 20 लिख गया, इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, 124 था परिवहन का खर्च, हमने 4 रुपये कम बताया आपको। चलिए ये 124 रुपये इसमें इंक्लूड कर देना। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 19 से 5 बार और 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, 5 से 17 बार। तो देखिए 17 इंटू, अब 4 से ये कट रहा, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार ये कट गया, 12 चौक 48, यानी कि आपको इंटू करना है 12 इंटू 17 इंटू 19। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो पहले हम 17 इंटू 19 करके बताते हैं आपको। आप क्या करना है, इस टाइप का जब मल्टीप्लीकेशन आए तो इसको लिखिए आप 20 माइनस 1। तो आपको पता है 17 दूनी 34, मतलब 340 हो जाएगा, और उसमें से कितना माइनस कर दीजिए 17, तो आपको पता है कितना बचेगा, 323 बचेगा। ये 323 आ गया 17 इंटू 19। अब आपको क्या करना है, अब आपको 323 का गुणा किससे करना है, तो आप कहेंगे सर 12 से करना है, कर दीजिए। 12 × 36 की 6 हासिल में 3, 12 दूनी 24, 3 27 की 7 हासिल में 2, 12 × 36 और 2 38, तो 3876 हो गया आपका। डिस्काउंट देने के बाद आपको 4800 रुपए की चीज कितने में मिल रही है, तो 3876 रुपए में मिल रही है वॉशिंग मशीन। अब 124 रुपए आपने क्या किया, परिवहन पर खर्च किया, तो इसमें 124 रुपए और जोड़ दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 0 हासिल में 1, 10 की 0, हासिल में 1, 10 की 0, 4000 रुपए। यानी कि फाइनली अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना निकल कर आया, आपने कहा सर 4000 रुपए में वॉशिंग मशीन घर पे खरीद कर आ गई, डिस्काउंट देने के बाद, परिवहन पे खर्च करने के बाद। अब बात होती है कि 13% का डिस्काउंट चाह रहे हैं। अब देखना कोई भी चीज होती है ना, अपने आप में 100% बस इतनी चीज दिमाग में रखना, ये बहुत काम की है, ये आपको एक मोटिवेशन भी देगी। क्यों, क्या मोटिवेशन देगी भाई, आप सोचते हो ना कि हमारा दिमाग दूसरों से ज्यादा काम नहीं करता, तो आपको बता दें आपका दिमाग 100% है, पर आप इस्तेमाल कम करते हो। तो हर चीज ये परसेंटेज में ध्यान रखना, 100% होती है। अभी ये 4000 कीमत आई है बच्चों, ये 4000 भी अपने आप में क्या है, 100% है। अब आप क्या चाह रहे हैं, इस पे 13% का लाभ, मतलब 4000 का 13% निकाल के आप इसमें ऐड करेंगे। तो इससे अच्छा हम क्या कर दें, डायरेक्ट इसका 113% निकाल दें, तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 113% का साइन हटाएंगे, बटे में क्या आएगा, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 113 इंटू 4 करना है, तो आपको पता है 13 चौको 52 होता है, 452 आएगा, तो हो गया 452 और 1 जीरो रख जाएगा, यानी कि 4520 रुपए फाइनली क्या निकला, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन छोटा था, चाहते तो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है, 1 सेकंड तो कम हो जाएगा, रियल बताएं तो 6 से 7 सेकंड में ये खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता। लेकिन आपको जो सारी चीजें समझाई है उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आप एक क्वेश्चन के माध्यम से इतनी चीजें सीख लें कि अगर आपके पास दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो किस ऑप्शन पे टिक करेंगे आप, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन दिख रहा है हमें बी। ऑप्शन बी में कितना है, 4520, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ भी बात आती है कि हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए। पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि चाल होती क्या है। तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब यहां से दूसरी चीज क्या निकलेगी, तो आप देखिए दूसरी चीज निकलेगी यहां से, एक ही फॉर्मूले में अगर 3 चीजें दी हैं तो आप वहां से 3 चीजें निकाल सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया है आपको, चाल दिया है, दूरी दिया है और समय। तो अभी हमने एक ही फॉर्मूले के माध्यम से क्या निकाला, चाल। तो हमने समझा कि चाल क्या होती है, तो दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से अगर आपको समय निकालना हो तो आप कहेंगे समय बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे दूरी और उसके बटे में क्या ला दें, चाल को ला दें। तो दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें यहां पर कि दूरी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर दूरी क्या होगी, तो भाई समय का चाल में गुणा कर दीजिए। तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय क्या होती है, तो आप कहेंगे दूरी। तो देखिए यहां से 3 बातें सीखने को मिली कि चाल, दूरी और समय का अनुपात होता है।
समय दूरी और चाल का अनुपात होता है और दूरी चाल और समय का गुणनफल होता है। ठीक है, अब 3 चीजें हमने सीख ली। अब ये बात करें कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। समय देखिए मिनट में है, समय किस में है, मिनट में। हम निकालेंगे पहले समय किस में, सेकंड में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट में। ठीक है, देखिए क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास जो चाल दी है कार की वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी आप कितनी दूरी तय करना चाह रहे हैं, 200 मीटर की दूरी तय करना चाह रहे हैं और दूरी कितने दी है आपको, मीटर में दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा करते हैं। तो आप इतनी चीज ध्यान रखिए कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट होती है और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है। जब बड़ी यूनिट को हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो छोटे से गुणा करना है। छोटा मीन्स तो आप कहेंगे किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत हम बात करें कि मीटर पर सेकंड को यदि आपको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो आप बड़ी यूनिट यानी कि किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से हमने देखिए 2 चीजें और सीखी। पहली चीज तो हमने एक फॉर्मूले का अध्ययन किया कि उससे 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। दूसरी चीज हमने क्या समझी कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा किया जाता है, जबकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से गुणा किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चाल दी है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो चलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। 6 से 3 बार कटेगा, 6 से ये 10 बार कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमारे पास क्या आ गई, कार की चाल, जो कि ऑलरेडी हमारे पास थी लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में थी। हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड में। तो हमने चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए हमारे पास दूरी भी दी है, ये पूछ क्या रहे हैं, समय। तो समय कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर पहले हम लिख लेते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी और चाल का अनुपात समय होता है, तो दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 200 मीटर। चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 50/3 मीटर पर सेकंड। देखिए 50 से ही कितने बार कटेगा, 4 बार, और ये ऊपर जाएगा तो किससे गुणा हो गया भाई, 4 से, तो ये हो गया 12 सेकंड का समय। सेकंड क्यों, क्योंकि चाल आपकी मीटर पर सेकंड में और दूरी आपकी मीटर में है, तो इसलिए आपका समय जो आएगा वो सेकंड्स में आएगा, यानी कि 12 सेकंड का समय लग रहा है। अब लेकिन आंसर हमारा क्या 12 सेकंड है, बिल्कुल भी नहीं है। तो किस में दिया आंसर, मिनट में। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। बिल्कुल जानते हैं आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो आपको पता है कि 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो अब आप बताइए 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो आप कहेंगे 1/60 सेकंड होंगे। यानी कि अगर जो हमारा 12 सेकंड है इसको मिनट में बदलना है तो क्या करें, हम 60 से भाग लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 60 से भाग लगा देते हैं। 60 से भाग लगाया तो 12 पंचे 60, यानी कि 1/5 मिनट, ये आपका आंसर है। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया 1/5, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी हमारा सर आंसर हो गया। यहां तक क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें उससे पहले कुछ चीजें समझ लें जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, साथ ही आपके भाई बहन जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये चीज क्या है, ये है हमारा ऐप, ऑफिशियल ऐप, ऐसे स्टडी अड्डा के नाम से ये हमारा ऐप है। इसका लोगो आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, ये इसका लोगो है। देखिए इस ऐप में फायदा क्या है, सबसे पहली चीज, आप यदि कोई भी एकेडमिक की तैयारी आपका भाई कर रहा है 5th 6th 7th 8th 9th 11th 12th, तो उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर, ओल्ड पेपर्स, न्यू पेपर्स, सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। प्लस यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, संविदा, व्यापम, लेबर इंस्पेक्टर्स, एसआई, कांस्टेबल, कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको सारे वीडियोस इसमें अवेलेबल हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल सी चीज़ करनी है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां आपको टाइप करना है स्टडी अड्डा, और स्टडी अड्डा का लोगो आपको इस तरीके का मिलेगा। देखिए स्टडी के अड्डा के नाम से हो सकता है बहुत से ऐप हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि लोगो ध्यान रखना, ये लोगो किस टाइप का है आपको दिख रहा है।
तो ये लोगो आपको दिखेगा, इसको आप क्लिक करना, डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप होम पेज पर जाएंगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे और अपनी प्रिपरेशन वहां से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो देर नहीं करना है आपको, तुरंत से डाउनलोड कर लेना है। आपको बता दें, कोई भी कोर्स यदि आज की डेट में आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं, वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो सारे के सारे कोर्सेज अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, तो अभी मौका है, अभी आप फायदा उठा लें, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।